हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रबंध के बारे में, प्रबंध की परिभाषा, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में, प्रकार, धातु, अंग, इन सब के बारे में जो है हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा किन किन विद्वानों ने प्रबंध के जो प्रकार माने हैं, वो कितने माने हैं, सब कुछ जो है हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे बना ये शब्द। तो प्रबंध शब्द जो है उपसर्ग से, बंध धातु से और घन प्रत्यय से, इन तीनों से मिल करके जो है प्रबंध शब्द बना है। यही हम इंग्लिश में बात करें, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। इसका अर्थ है, प्रबंध का जो अर्थ है, अच्छी प्रकार से या फिर सही रूप से बंद, मतलब सही रूप से बंधा हुआ वो आपका क्या कहलाता है, प्रबंध। बंध शब्द है जो इसका प्रयोग जो है सामान्य भाषा में कई रूप में होता है, जैसे गठरी बांधना, सूत्र में बांधना, मन बांधना तथा खूंटे से बांधना। आपको यहाँ पे प्रबंध का जो मतलब समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से मैनेज करना, सही रूप से उसको बांधना, तो आपका क्या कहलाता है, प्रबंध। इनमें बिखरी हुई वस्तुओं को एकत्रित करना या फिर समीप लाना यानी कि पास लाना और एक निश्चित दायरे में सीमित करने आदि का भाव होता है। तो प्रबंध आप बेसिकली मीनिंग समझिए कि जो सही रूप से बंधा हुआ होता है। और बात करेंगे हम म्यूजिक में प्रबंध क्या है, संगीत में प्रबंध क्या है। तो संगीत में प्रयुक्त होने वाले प्रबंध शब्द में भी यही अर्थ है, क्योंकि संगीत में भी धातु और अंगों की सीमा में बांधकर जो रूप बनता है वो प्रबंध कहलाता है। मतलब प्रबंध में क्या है कि धातु और अंग, इन दो चीज़ों को जब बांध करके जो रूप बनाया जाता है वो आपका संगीत में प्रबंध बन जाता है। ठीक है, तो आपका प्रबंध दो चीज़ों से मिलकर के बना है, धातु और अंग। अब ये धातु क्या है, अंग क्या है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि प्रबंध की उत्पत्ति कैसी हुई, इसका विकास कैसे हुआ। प्रबंध का जो प्रयोग है प्राचीन काल में ज़्यादा हुआ, लेकिन आज भी प्रबंध का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन जो नाम है वो चेंज है। हम उनको प्रबंध के नाम से नहीं, कुछ और नामों से जानते हैं, तो इसके बारे में जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि इस जो प्रबंध का उद्भव है कहाँ से हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और कब हुआ होगा, कब ये प्रबंध जो है इस दुनिया में आया होगा। तो इस विषय पर प्रमाण जो है अभाव से निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी सबूत नहीं मिलते कि इसके बारे में जो है डिटेल से आपको बताया जा सके कैसे और कब आया। परंतु एक गहन अध्ययन, एक जो रिसर्च के अनुसार परिणाम स्वरूप यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस शैली के जो बीज हैं वो निबद्ध संगीत के रूप में विद्यमान थे। निबद्ध संगीत ऐसा संगीत जो ताल में बंधा हुआ होता है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी गायन शैली थी जो आपकी ताल में बंधी होती है। तो अब ये निबद्ध को एक्सप्लेन करना है। धातु और अंगों से जो बंधा हुआ होता है वो आपका निबद्ध कहलाता है। इसके विपरीत धातु और अंगों का बंधन न होने के कारण अलप्ति, इस अलप्ति को क्या कहा गया, अनिबद्ध कहा गया। जो धातु और अंग में नहीं बंधी होगी वो अनिबद्ध कहा गया उसको। निबद्ध गान की तीन संज्ञाएं हैं, प्रबंध, वस्तु और रूपक। प्रबंध के बारे में हम पढ़े रहे हैं, वस्तु और रूपक के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। भरत काल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ मैं। भरत काल में क्या हुआ, ध्रुवा गीतों का जो प्रचलन था वो अधिक था। ठीक है, और मतंग ने जो है 49 यानी कि 49 प्रबंध का जो वर्णन है किया है। अब हम बात करते हैं कि प्रबंध की धातु, प्रबंध के भाग, एक ही बात है। तो प्रबंध की जो है आपकी 4 धातुएं हैं। प्रबंध के अवयव या खंड को धातु कहते हैं। प्रबंध की 4 धातु हैं, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव और अभोग। उद्ग्रह क्या होता है, प्रबंध का पहला भाग होता है जहाँ से गीत शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। सेकंड है आपका मेलापक। उद्ग्रह तथा ध्रुव के बीच में गाया जाता है। इस धातु के विस्तार की क्षमता अधिक होती है, इसमें जो है विस्तार जो है अधिक किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव प्रबंध में बार बार गाए जाने वाले भाग को कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पहली धातु की बात की जाए प्रबंध की तो वो उद्ग्रह है, सेकंड मिलापक है,
और थर्ड जो है ध्रुव है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ध्रुव प्रबंध में जो है बार बार गाए जाने वाले भाग को कहते हैं जैसे स्थाई। आज के टाइम अगर हम कोई भी अगर एक गाने की भी बात करें तो स्थाई जो है बार बार रिपीट होती है। तो प्राचीन काल में भी प्रबंध में यही था ध्रुव, कि बार बार गाए जाने वाले भाग को जो है ध्रुव कहा जाता था। ध्रुव धातु का कभी लोप न होने के कारण यह अविलोप्य, मतलब जो चीज़ कभी लोप ना हो, लुप्त ना हो, यही है अविलोप्य का मतलब, अर्थात ध्रुव है वो, इसलिए इसको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कभी भी लुप्त ना हो, खत्म ना हो। ठीक है, तो आपको ध्रुव भी समझ में आ गया। तो अभोग ये गीत का अंतिम भाग होता है। अभोग का अर्थ होता है परिपूर्णता, जो पूर्ण हो। प्रबंध को पूर्ण करने वाली धातु को जो है अभोग कहा जाता है। तो अंतिम भाग है ये अभोग आपका। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, प्रबंध की 4 धातु हैं, उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव और अभोग। ये सीरीज वाइज ही है। पहली जो धातु है वो उद्ग्रह है, सेकंड मिलापक है, थर्ड ध्रुव है और फोर्थ जो है आपकी अभोग है। पहला भाग उद्ग्रह है, मिलापक जो है उद्ग्रह तथा ध्रुव के जो बीच का पार्ट होता है। ध्रुव ऐसी ही धातु प्रबंध है जो क्या नाम है आपकी बार बार गाई जाती है, स्थाई से ले सकते हैं जिसको। अभोग जो है प्रबंध का अंतिम भाग होता है, गीत का अंतिम भाग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगी प्रबंध की जो है आपकी 4 धातुएं हैं। इन धातुओं में से यदि कोई धातु कम करनी हो तो ध्रुव के अतिरिक्त अन्य कोई भी धातु जो है छोड़ी जा सकती है। मतलब ध्रुव को नहीं छोड़ सकते। ध्रुव धातु में क्या है कि इसको बार बार प्रयोग किया जाता है, तो बाकी कोई धातु छोड़ सकते हैं अगर कम ज़्यादा करनी पड़े तो, लेकिन ध्रुव धातु को नहीं छोड़ सकते। कभी कभी 5वीं धातु मतलब ऐड कर ली जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, अंतरा नामक धातु का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो 5वीं धातु अगर प्रयोग करनी पड़ जाए तो उसको किस नाम से किया जाएगा, अंतरा नाम से। ठीक है, अब है कि धातुओं के आधार पर जो है प्रबंध के भेद किए गए। तो 4 धातु हैं, उनके आधार पर प्रबंध के जो भेद किए गए, 3 भेद किए गए थे, चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु प्रबंध। अब चतुर्धातु प्रबंध में क्या होता है, जब चारों ही धातुओं का प्रयोग किया जाए। चारों धातुएं कौन सी थी आपकी, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, अभोग। त्रिधातु नाम से पता चल रहा है जिसमें 3 धातु का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होता है, 3 धातु में आपका उद्ग्रह, ध्रुव और अभोग रहेगा। मेलापक पार्ट जो है आपका प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो ठीक है, ध्रुव आपका हर पार्ट में रहेगा ही रहेगा, ये बात आपको पहले ही क्लियर करवा दी मैंने। और द्विधातु प्रबंध में क्या होता है, 2 धातुओं का प्रयोग होता है। नेचुरल सी बात है, ध्रुव तो रहेगा ही रहेगा और एक आपका उद्ग्रह। ठीक है, प्रबंधों की रचना में कम से कम 2 वस्तु का होना अनिवार्य है, 2 धातुओं का, सॉरी। ठीक है, तो बात ध्यान रखने की कम से कम 2 धातुएं तो होंगी ही होंगी। उनके प्रत्यक्ष परीक्षण के लिए प्राचीन काल की प्रबंध की बंदिशों को भी देखा जा सकता है। अब है कि हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रबंध के 6 अंग। तो प्रबंध के जो 6 अंग हैं, सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल। पंडित शारंगदेव ने प्रबंध को एक पुरुष के रूप में माना। उन्होंने कहा कि प्रबंध जो है एक पुरुष है और जो 6 अंग हैं वो इस पुरुष के 6 अंगों के समान बताए हैं। मतलब प्रबंध एक पुरुष के समान है और जो ये 6 अंग हैं वो पुरुष के ही 6 अंगों के समान उसको बताया है। ये कैसे बताया है, बहुत रोचक सा है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो इनके अनुसार तेनक और जो पद, ये जो 2 पार्ट है इसको नेत्र बताया। ठीक है, मतलब तेनक और पद को नेत्र के समान बताया। मतलब नेत्र जो है आपके 2 होते हैं, तो 2 अंग हो गए इस तरीके से। पाठ और विरुद्ध को जो है हस्त के समान बताया, यानी कि हाथ के समान बताया। हाथ भी आपके 2 ही होते हैं। ताल और स्वर को भी जो है चरण के समान बताया। चरण भी यानी कि पैर भी जो है आपके 2 होते हैं। तो इन 6 अंग आपके जो बन गए, इन्होंने जो मतलब एक पुरुष के अंग के अनुसार जो बताए हैं। नेत्र आपके 2 हैं, हस्त हाथ आपके 2 हैं, चरण यानी कि आपके पैर जो हैं 2 हैं। इस तरीके से एक पुरुष के जो 6 अंग हैं, इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किए, यानी कि प्रबंध के 6 अंग हैं। अब जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्वर, देखो आपको पता ही है कि सारे गामा पा धा नि सा ये हमारे स्वर हैं। आदि ये सभी स्वर हैं। इनकी
ध्वनि की ऊंचाई नीचाई के कारण ही किसी रचना में जो है गे रूप आता है, यानी कि गाने का एक रूप आता है। अगर हम बिल्कुल एक ही उस पे गाएंगे, ना ऊंचा गाएंगे ना नीचा गाएंगे, सेम लेवल पे गाएंगे, तो वो गाना अच्छा भी नहीं लगेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो एक गे रचना, गाने वाली रचना नहीं बन सकती। तो सारेगामापाधानिसा आपका यही है कि स्वर ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसमें स्वर के बिना कोई रचना गाई ही नहीं जा सकती। तो सबको ही पता है कि अगर हम संगीत की बात करें, अगर उसमें स्वर ही नहीं होंगे तो इट मीन्स वो म्यूजिक नहीं है हमारा। इसलिए यह एक अनिवार्य अंग है। तो कुछ भी हम गा रहे हैं तो स्वर तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है, सबसे अनिवार्य अंग है। सेकंड बात करेंगे हम विरुद्ध की। गुण सूचक नाम या पद को जो है विरुद्ध कहते हैं। पद होते हैं आपके शब्द, गुण सूचक जो होते हैं ऐसे नाम जिसकी किसी की प्रशंसा की जा रही हो, ठीक है। जैसे चांद सा मुखड़ा, इस शब्द से मालूम हो जाता है कि ऐसा मुख जो चांद के समान सुंदर है। गुणसूचक नाम वो हो गए जिन शब्दों से मतलब किसी की प्रशंसा का आभास जो हो रहा हो। इस शब्द से मालूम हो जाता है कि ऐसा मुख जो चांद के समान सुंदर है, अतः प्रशंसा सूचक अंग को विरुद्ध कहते हैं, जिसमें प्रशंसा की जाए, ठीक है। तो आलोचना नहीं आएगी, सिर्फ प्रशंसा ही प्रशंसा, इसको जो है विरुद्ध कहा जाता है। अथवा गुण सूचक नामों को ही जो है विरुद्ध कहा जाता है। इसके अलावा मैं अगेन बता दूं, अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आए, विरुद्ध में ऐसे शब्द होते थे जो नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। मतलब नायक की जो है इसमें विशेष जो है उसकी प्रशंसा की जाती थी। विरुद्ध में ऐसे शब्द होते थे कि नायक की प्रशंसा की जाती थी विरुद्ध में। तो नायक का अर्थ होता है जिसके लिए गायन किया जा रहा हो। किसी के लिए भी गायन किया जा सकता है, जैसे भगवान की स्तुति, किसी राजा की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है। तो विरुद्ध आपको समझ में आ गया। प्रशंसा सूचक शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो आपके विरुद्ध कहलाता है। और आपको पता चल गया विरुद्ध में कौन से शब्द होते हैं, प्रशंसा सूचक। थर्ड पॉइंट है, बात करेंगे हम पद की। पद आपके क्या होते हैं, शब्द। पद शब्दों को कहते हैं, इसमें नायक के गुणों की चर्चा की जाती है। नायक के गुणों की चर्चा की जाती है, इसमें वीरता, दया, दान आदि गुणों की चर्चा की जाती है। और भरत ने पदों को जो है दो भागों में विभाजित किया है। ताल पद, सैताल का अर्थ होता है ताल में बंधा हुआ। इसके अंतर्गत 4 धातु 6 अंगों से निबद्ध रचनाएं आती हैं। ऐताल पद जो ताल से युक्त पद अर्थात ताल से नहीं बंधा होता वो ऐताल पद कहलाता है। इसके अंतर्गत आलाप्ति या आलाप आते हैं। प्रबंध में केवल वही शब्द पद के अंतर्गत आते हैं जो गुण सूचक न होने के कारण, मतलब जिनमें प्रशंसा नहीं की जा रही, जिसमें अगर प्रशंसा नहीं की जाएगी तो वो विरुद्ध भी नहीं होंगे। तो प्रबंध में अगेन पढ़िए, प्रबंध में केवल वही शब्द ही पद के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पद और विरुद्ध में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। विरुद्ध में जो है आपके शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो प्रशंसा सूचक, जिसमें नायक की जो है प्रशंसा की जाए। नायक वो है जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, नायक वो है जिसके लिए हम गायन कर रहे हैं, ठीक है। तो विरुद्ध में प्रशंसा सूचक शब्दों का जो है प्रयोग किया जाएगा। अब प्रशंसा सूचक के अलावा जो आपके प्रबंध में जो आपके शब्द बच गए वो सारे के सारे आपके पद में प्रयोग किए जाएंगे। बात ध्यान रखना, पद में आपके वो शब्द आएंगे जो प्रशंसा सूचक नहीं है, विरुद्ध में नहीं है जो शब्द, वो आपके पद में जाएंगे। ये बात ये कहना चाह रहा था यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है तेनक। ये मंगलार्थ प्रकाशक पद होते हैं। मंगलार्थ का अर्थ होता है हरिओम, हे जगदीश, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो मंगलार्थ कहलाता है। तो मंगलार्थ प्रकाशक पद होते हैं इसमें हरिओम, हे जगदीश, इन शब्दों का इन शब्दों का जो प्रयोग है ज़्यादातर किया जाता है। तो तत्पदार्थ के प्रकाशक पद या वाक्य को जो है तेन कहा जाता है। जिसमें तत्पदार्थ के प्रकाशक पद होंगे वो आपका तेन या फिर तेना कहलाता है, एक ही बात है। अब बात आती है कि तत् क्या है। तो जिसमें स्तुति मूलक शब्द होंगे। स्तुति मूलक शब्द क्या होता है, जिसमें शब्दों की प्रधानता रहती है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं जिस भाग में स्तुति मूलक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, तेनक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ के बारे में। ताल वाद्य पर बजने वाले वर्ण समूह। ताल वाद्य कौन से हैं आपके, तबला ले लो, पखावज ले लो। तो इस तरीके के वाद्यों पर जो वर्ण समूह बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पाठ।
प्राचीन प्रबंध में जैसे त्रिवट, चतुरंग, जब इनको हम गाते थे तो विशेष तौर पे जो है, मान लो चतुरंग में जैसे बात की जाए तो तबले के बोल या पखावज के बोल भी गाए जाते थे। तो ऐसी रचना के अंतर्गत ये वर्ण समूह बोले जाते थे। प्रबंध के जिस भाग में ताल वाद्यों के वर्ण अथवा पाठ अक्षरों का समावेश रहता है उस भाग को जो है पाठ कहा जाता है। मान लो जैसे हम प्रबंध गा रहे हैं और उसमें जो तबले के बोल या पखावज के बोल जब हम गाएंगे तो उनको, उन वर्ण समूह को, उन पाठ अक्षरों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? आपके पाठ में। ठीक है। अब 6 पॉइंट है ताल। आपको पता है कि हम कुछ भी गाते हैं तो उसमें जो हम है ताल का प्रयोग करते हैं, और ये आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ गा रहे हैं तो उसका सुर और ताल दोनों ही जो है जरूरी होते हैं। तो प्रत्येक प्रबंध ताल से बंधा हुआ रहता है। विद्वानों ने हर ताल जो है अलग अलग मात्राओं की मानी है। 10, 12, 14, 16, 15, 18 आदि मात्राओं के ताल बनाए हैं। विभिन्न मात्राओं की जो है तालें हैं। तो ताल वाद्यों के बोलों को लेकर ऐसा वर्ण समूह बना दिया गया है जिसको गिनने से जितनी मात्राएं आती हैं उसकी रचना के साथ उतनी ही मात्राओं से युक्त वो ताल जो है बजाई जाती है, गाई जाती है। ठीक है। तो ये था आपके 6 अंग। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ 6 अंग कौन से हैं। स्वर आपको पता चल गया। हर मतलब प्रबंध का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्वर और ताल। तो आपको पता ही है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट अंग हैं ये। इसके बाद विरुद्ध में क्या था? हम गुण सूचक, जिसमें नायक की प्रशंसा की जा रही, प्रशंसा वाले शब्दों को हम विरुद्ध में प्रयोग करते हैं। पद में ऐसे शब्द आते हैं जो आपके क्या नाम है, प्रशंसा वाले शब्द को छोड़ करके जो आपके शब्द रह जाते हैं वो पद में आते हैं। इनमें जो है वीरता, दयादान आदि इन पर ज़्यादा चर्चा की जाती है। इसके बाद था आपका तेनक शब्द। इसमें क्या आपके मंगलार्थ प्रकाशक पद होते हैं, हरिओम, हे जगदीश, तत्, इन शब्दों का जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पाठ आपको समझ में आ गया, किसी ताल वाद्य पर बजने वाला वर्ण समूह। और 6 है आपका ताल। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। 4 धातु और 6 अंग थे। अब बात करेंगे हम जातियों के बारे में। कुछ प्रबंधों में ये 6 अंग रहते थे, तथा कुछ में इनकी संख्या कम भी होती थी। इसी आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण किया गया था। जैसे प्रबंध की जाति कितनी है? 5, और अंग ये आपको बताए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है नेट में ज़्यादा आते हैं। आप कुछ भी पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक एग्ज़ाम पर्पस से तैयारी करें। अगर आप एक टीचिंग लाइन में आ रहे हैं तो आपको वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट आना चाहिए। ये चीज़ें रटने से नहीं होगा। एक बार आप पेपर क्लियर कर लेंगे देन आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है। प्रबंध की जाति और अंग, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो नेट में आता है, जैसे जाति पूछ ली कि इनमें से बता दो कि कौन सी जाति है नहीं है, और या फिर किसी जाति के कितने अंग माने गए हैं। तो मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भाणनी, तारावली। तो और मेदिनी के जो है 6 अंग माने गए हैं, आनंदनी के 5, दीपनी के 4, भाणनी के 3, तारावली के 2। इन सब जाति के प्रबंधों में ताल का प्रत्येक जाति में रहना आवश्यक था। एक बात ध्यान रखनी है कि किसी के 6 माने गए हैं, किसी के 5, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ताल है वो हर जाति में रहेगा। ताल अंग जो है हर जाति में रहेगा। जैसे हमने धातु में पढ़ा था कि आपकी ध्रुव जो धातु थी वो हर किसी में रहेगी। प्रबंध के प्रकार की बात करते हैं। शारंगदेव ने 3 प्रकार के प्रबंध बताए हैं: सूट प्रबंध, आली तथा आलीक्रम पद प्रबंध और विप्रकीर्ण पद प्रबंध। सूट प्रबंध के 2 भेद बताए थे, शुद्ध सूट और सालक सूट। शुद्ध सूट प्रबंध जो है 8 प्रकार के बताए, सालक सूट प्रबंध 7 प्रकार के, आली या आलीक्रम प्रबंध 24 प्रकार के, विप्रकीर्ण प्रबंध 36। तो इस प्रकार जो शारंगदेव ने आपके टोटल प्रबंध बताए 75, और प्रबंध के प्रकार जो शारंगदेव ने माने थे वो थे 3। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि निर्युक्त एवं अनिर्युक्त प्रबंध। इसके अलावा भी प्रबंधों का वर्गीकरण किया गया 2 तरीके से। निर्युक्त प्रबंध ऐसा प्रबंध था जो छंद, वैताल आदि से बंधा हुआ हो, अथवा जो प्रबंध छंद, ताल, अंग, धातु, रीति, रस तथा भाषा आदि सभी के अनुकूल हो उसे निर्युक्त प्रबंध कहते हैं। इन प्रबंधों में गायकों अथवा रचनाकारों की मुद्राएं भी पाई जाती हैं। सेकंड है आपका अनिर्युक्त प्रबंध, ऐसा प्रबंध जो छंद, वैताल आदि में बंधा हुआ न हो। तो मतलब जो ताल में बंधा हुआ है वो आपका निर्युक्त प्रबंध है, और जो छंद, ताल में नहीं बंधा हुआ वो आपका अनिर्युक्त प्रबंध है।
इसके अलावा बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो गीतों के विषय को जो है वस्तु कहा जाता है। मतंग ने 49 यानी कि 49 प्रबंधों का वर्णन किया। प्रबंध जो है संस्कृत, गौड़, लाट तथा द्रविड़ आदि भाषाओं में रचे जाते थे। शारंगदेव के पश्चात ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि प्रबंधों का जो है प्रचार प्रसार हुआ। अब मैं बात करती हूँ कि आधुनिक काल के प्रबंध के बारे में। आधुनिक काल के प्रबंध जैसे हम बात करें ध्रुपद, धमार, ये सब जो गायन शैलियाँ हैं ये प्रबंध ही थे, अलग अलग उसी में ही थोड़ा सा चेंज करके नामों में प्रबंध के, तो ये सब गायन शैलियाँ जो हैं आज के टाइम में जो है प्रयोग की जाती हैं। प्रबंध में कम से कम धातुओं का होना अनिवार्य है। जयदेव की अष्टपदियाँ जो थी वो प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। प्रबंध गायन में जब नाटकीय तत्वों पर अधिक बल दिया जाता था तो उसे रूपक कहा जाता था। 6 अंगों तथा 4 धातुओं के मिश्रण से जो रचना बनती है उसको वस्तु कहा जाता था। किसी गीत के गायन से पूर्व किए गए आलाप को जो है रागालाप कहा जाता है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगेन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।